एक छोटे से गांव में सुरेश नाम का लड़का रहता था। बचपन में उसने अपने माँ बाप को खो दिया। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसी गांव में एक जमींदार था, धनीराम, बहुत ही दयालु। जब धनीराम को सुरेश के हाल के बारे में पता चलता है तो वो सुरेश को अपने घर ले आता है। कुछ सालों बाद सुरेश बड़ा हो जाता है और धनीराम के खेतों में ही काम करने लगता है। सुरेश बेटा, तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? तुम मेरे बेटे हो, कोई मजदूर नहीं। काका, आपने इतना समझा यही बहुत है मेरे लिए। काम इसलिए करता हूँ क्योंकि आपका काम करना मुझे अच्छा लगता है। इतना कहकर सुरेश वापस काम करने चला जाता है। धनीराम का एक बेटा था, रोहन। जब वो सुरेश को अपने पिता के साथ ऐसे बात करते देखता था तब उसे बहुत गुस्सा आता था। फिर एक दिन, सुरेश, अब मैं चाहता हूँ तुम शादी कर लो। यूं अकेले कब तक मेरी ही सेवा में लगे रहोगे? शादी करके अपना घर बसाओ ताकि मैं भी चिंता मुक्त हो जाऊं कि मेरे बाद कोई तो होगा तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। धनीराम की ऐसी बातें सुनकर सुरेश बोलता है, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे माता पिता के बाद एक आप ही हो मेरे लिए सब कुछ। रहा सवाल मेरी शादी का, आप चाहते हो तो मैं शादी करने में कोई आपत्ति नहीं। तो फिर लड़की तुमने देख रखी है कोई, या मैं देखूं तुम्हारे लिए? नहीं काका, मैंने कोई लड़की नहीं देखी। आप अपनी पसंद से देखो। आप जिससे भी बोलोगे मैं शादी कर लूंगा। कुछ दिनों बाद धनीराम, सुरेश और सीमा की शादी करवा देते हैं। ये सब देखकर रोहन को बहुत गुस्सा आता है। वो अपने दोस्त छगन से कहता है, ये मेरा बाप लगता है, सारे पैसे गरीबों के ऊपर ही लुटा देगा। तो रोहन, तुम अपने पिताजी से बात क्यों नहीं करते इस बारे में? कहीं ऐसा ना हो कि तुम सुरेश के यहाँ मजदूर बन के रह जाओ। रोहन को छगन की बात चुभ जाती है और वो गुस्से में अपने पिता के पास जाता है और बोलता है, पिताजी, आपको अब सारा हिसाब किताब मुझे सौंपकर तीर्थ यात्रा चले जाना चाहिए। काश मैं ऐसा कर पाता, लेकिन मैं नहीं कर सकता क्योंकि मुझे पता है तुझे मेरी नहीं, इन पैसों की चिंता है। हाँ, आपने सही कहा। और हो भी क्यों ना, जिस तरह आप सुरेश जैसे गरीबों पे अपना पैसा लूटा रहे हो, मुझे डर है कहीं आप सारा धन सुरेश को ही ना देकर मर जाओ। आप बस सारा हिसाब मुझे सौंप दो अब, ताकि तुम मेरी मेहनत की कमाई जाकर शराब में उड़ा दो। काश मेरा बेटा सुरेश होता। मैं आपका अपना बेटा हूँ पिताजी, फिर भी आपको उस नौकर सुरेश को अपना बेटा बनाना है। अपना और पराया तो बेटा मुझे तभी समझ आ गया था जब मैं बीमार था और तू मुझे देखने भी नहीं आता था। तब सुरेश ने मेरी देखभाल की थी। तब तुझे अपना बाप याद नहीं आया। जा, निकल जा यहाँ से। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी का अकेलापन खत्म हो गया। और हाँ सीमा, काका मेरे लिए भगवान समान है। तुम देखना, उनकी सेवा में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप चिंता मत करिए, मैं जानती हूँ काका की आपकी जिंदगी क्या अहमियत है। मैं पूरा ध्यान रखूंगी उनका। इधर रोहन गुस्से में एक पेड़ के नीचे जाके बैठ जाता है। तभी छगन वहां आता है और बोलता है, क्या हुआ रोहन? तेरे पिताजी ने क्या कहा तुझसे? क्या वो मान गए तुझे सारी धन संपत्ति देने के लिए? मैं उनका सगा बेटा हूँ, लेकिन फिर भी उन्हें उस नौकर सुरेश की पड़ी है। मुझे नहीं लगता पिताजी मुझे कुछ भी देंगे। एक तरकीब है मेरे पास, अगर तू करेगा तो बता, मैं बताऊं तुझे। मैं सब करने के लिए तैयार हूँ, बस ये सुरेश नाम का कांटा मेरी जिंदगी से निकल जाए। तब छगन रोहन को अपनी तरकीब बताता है। छगन एक नशेड़ी था और उसे रोहन के पैसे से मतलब था, इसलिए वो रोहन को उसके पिता के खिलाफ भड़काता था। अरे वाह छगन, इससे तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। फिर अगली सुबह धनीराम अपनी अलमारी से पैसे निकालने जाता है, लेकिन अलमारी में पैसे ना देखकर चिल्लाने लगता है, हे भगवान, ये क्या हो गया? पता नहीं कौन चुरा ले गया पैसे। तभी रोहन वहां आता है और बोलता है, इसलिए मैं बोलता था पिताजी की नौकर पर इतना यकीन ठीक नहीं है। अब नतीजा आपके सामने है। चलिए पिताजी, सभी के कमरे की तलाशी लेते हैं। धनीराम तलाशी के लिए मान जाता है। उसके बाद सभी नौकरों के कमरों की तलाशी ली जाती है। तभी रोहन बोलता है, पिताजी, सुरेश का घर बच गया है, क्यों ना वहां चलकर भी देखा जाए? नहीं, सुरेश मेरे लिए तुम्हारे जैसा ही है, मैं उस पर शक नहीं कर सकता
उस पर मुझे यकीन है उसने ऐसा नहीं किया होगा। मैं मानता हूँ पिताजी कि सुरेश ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, लेकिन पुलिस आके भी तो सब जगह देखेगी ही, तो क्यों ना हम पहले ही देख लें ताकि पुलिस का समय बच जाए। धनीराम रोहन की बात मान लेता है और सुरेश से कहता है, बेटा ऐसा नहीं है कि मुझे तुम पर शक है, बस रोहन ने सब जगह की तलाशी लेना ठीक समझा है पुलिस को बुलाने से पहले। कोई बात नहीं काका, हमें कोई आपत्ति नहीं है इसमें। धनीराम और सुरेश बात कर ही रहे होते हैं, तभी रोहन बोलता है, पिताजी यहाँ अंदर आइए, आपको कुछ दिखाना है। सभी लोग अंदर जाते हैं और रोहन सुरेश की रसोई में पैसों की पोटली धनीराम को दिखाता है। सब देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी रोहन बोलता है, पिताजी आपके बेटे जैसे सुरेश ने क्या किया? नहीं काका, मुझे नहीं पता ये मेरे घर कहाँ से आया। हाँ क्यों नहीं, अब सब पुलिस पता लगा लेगी कि कहाँ से आया ये यहाँ। तभी धनीराम रोहन से बोलता है, रोहन चलो यहाँ से, और पुलिस की जरूरत नहीं है। नहीं काका, ऐसा मत कहिए, मुझसे आपकी नाराजगी नहीं सही जाएगी। धनीराम और रोहन चुपचाप वहां से चले जाते हैं। शाम को जब सीमा घर आती है तो सुरेश सीमा को सारी बात बताता है। हम सच्चे हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा, आप चिंता मत करिए। अगली सुबह सुरेश धनीराम से मिलने उसके घर जाता है, लेकिन रोहन उसे वहां से भगा देता है और खेत पर अब से न आने के लिए भी बोलता है। धीरे धीरे ये बात गांव में फैल जाती है। अब सुरेश और उसकी पत्नी को कोई अपने पास काम नहीं देता। घर का राशन भी खत्म हो गया है, ना काम है ना पैसे, लगता है भूखे ही रहना पड़ेगा। अब क्या बताऊं, सीमा बेगुनाह होने के बाद भी ये सब हो रहा है। तभी एक आदमी सीमा और सुरेश के घर आता है और बोलता है, तुम्हें धनीराम काका खेत पर बुला रहे हैं। सुरेश जैसे ही ये बात सुनता है भागता हुआ खेत पर पहुंचता है। वहां रोहन और उसका दोस्त छगन इसे आता देख बोलते हैं, पैदा होने के कुछ साल बाद अपने माँ बाप को खा गया और अब इसके पिताजी के पैसे हड़पना चाहता है। रोहन, यहाँ इसके साथ क्या कर रहे हो? ये अच्छा इंसान नहीं है। काका को पता चलेगा तो उनको बहुत दुख होगा। ये अच्छेपन का नाटक सिर्फ पिताजी के आगे ही काम करेगा तेरा, यहाँ नहीं। चल रोहन, आज इसका ये नाटक भी खत्म करते हैं। ये तुम क्या बोल रहे हो छगन? तुमने बोला था इसे हम में फंसाना है। चोरी के झूठे आरोप में इसे मारने की बात नहीं हुई थी। अब इसे छोड़ा तो ये धनीराम काका को बता देगा। चल इसे यही मारकर दफना देंगे, फिर सारे पैसे तेरे होंगे। रोहन, इसकी बात मत सुनो, मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मार देगा और पैसे छीन लेगा। छगन जाने दे, हम इसे नहीं मारेंगे। मेरे पिताजी को पता चला तो वो मुझे घर से निकाल देंगे। पहले ही झूठ बोल के मैंने अपने पिता का बहुत दिल दुखाया। सुरेश को नीचा दिखाने के चक्कर में मैंने अपने पिताजी को दुख पहुंचाया। छोड़ दे इसे छगन, ये पिताजी को कुछ नहीं बताएगा। लेकिन छगन रोहन की बात नहीं सुनता और डंडे से सुरेश को मारने लगता है। तभी सीमा वहां पुलिस के साथ आ जाती है। पुलिस छगन और रोहन को पकड़ लेती है। धनीराम भी वहां आ जाता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? सीमा धनीराम को सारी बात बताती है। धनीराम को ये सब सुनकर खुशी भी हो रही थी और दुख भी। रोहन, मैंने पहले ही बोला था कि ऐसे लोगों की संगति छोड़ दे। देखा आज क्या हुआ। पिताजी मुझे माफ कर दीजिए, अब से मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। घृणा और लालच में मैं अंधा हो गया था। साहब, मुझे सिर्फ छगन ने मारने की कोशिश की थी, रोहन का इसमें कोई हाथ नहीं। आप रोहन को छोड़ दीजिए। ठीक है, वैसे भी हमें इस छगन की काफी दिनों से तलाश थी और रोहन अपने दोस्त सावधानी से चुना करो। फिर रोहन और सुरेश दोनों एक साथ मिलकर धनीराम के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं। यह कहानी पालमपुर नाम के एक छोटे से गांव की है, जहां विनोद नाम का एक गरीब किसान रहता था। विनोद के परिवार में उसके अलावा उसकी पत्नी संजना और एक बेटा पिंटू था, जिनके साथ वह बहुत खुशी खुशी रहता था। विनोद के पास गांव में अपनी एक जमीन थी, जहां पर खेती कर वह अपने घर का पालन पोषण करता था। परंतु अब उसकी वह जमीन पहले की तरह उपजाऊ नहीं रही थी। धीरे धीरे उसकी जमीन से फसल की पैदावार भी कम होने लगी थी। एक दिन इसी चिंता में वह अपने जमीन के पास बैठा होता है। दिन प्रतिदिन
मेरे इस जमीन से उगने वाली फसल कम होते जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा, या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूं। चलो एक बार चल के संजना से राय लेकर देखता हूं, वह क्या कहती है इस बारे में। विनोद तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी संजना को आवाज लगाता है। संजना, जरा यहाँ आना, तो तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ संजना, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? संजना, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है, और अगर मैं ज्यादा खाद वगैरह डालने की कोशिश करूंगा तो कहीं उसकी मिट्टी और खराब ना हो जाए। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए उस जमीन पर खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद उसमें डालता रहूंगा, जिससे कुछ सालों बाद वह पहले की तरह उपजाऊ हो जाएगी। फिर उसमें खेती करना शुरू कर दूंगा। हाँ, यह ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और उसमें उगने वाली फसल भी। हाँ, पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी तो कोई जमीन नहीं है। तो घर का खर्च चलाने और पिंटू के पढ़ाई के लिए कहां से पैसे जुटा पाऊंगा। आप एक काम क्यों नहीं करते? एक बार जाकर गांव के जमींदार काका से मिल लीजिए। वह तो बहुत अच्छे और नेक दिल हैं। वह आपकी जरूर कोई मदद करेंगे। हाँ संजना, यह ठीक रहेगा, क्योंकि काका अगर कोई नया काम भी करने बोलेंगे तो वो उसमें भी मेरी मदद कर देंगे। ठीक है संजना, तो मैं कल सुबह सुबह ही काका से मिलने उनके घर चला जाऊंगा। अगली सुबह विनोद जमींदार से मिलने उसके घर के लिए चल पड़ता है। जमींदार के घर के बाहर पहुंचकर आवाज लगाता है। क्या आप घर पर हो? विनोद की आवाज सुनकर जमींदार बाहर आता है। अरे आओ विनोद बेटा, बोलो क्या हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ काका, आपकी एक मदद चाहिए थी। हाँ बोलो ना बेटा, मैं किस प्रकार तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। विनोद फटाफट से जमींदार को अपने खेत की हालत बता देता है। तो इसमें परेशान क्या होना बेटा। काका, मेरे पास एक ही जमीन है जिस पर खेती कर मैं अपने घर का खर्च चलाता हूँ, और मैंने आज तक खेती के अलावा कोई दूसरा काम भी कभी किया नहीं। तो अब यही नहीं समझ रहा है मैं क्या करूं। बेटा, खेती के अलावा दूसरा काम क्यों करना? तुम एक काम करो, मेरे पास गांव के बाहर एक जमीन है, तुम उस पर खेती करो। काका, पर इससे तो आपका नुकसान हो जाएगा। नहीं बेटा, कोई नुकसान नहीं होगा। इसी बहाने तुम मेरी जमीन की देखरेख भी करोगे, क्योंकि अब तो मेरी उम्र भी हो गई है और मेरा बेटा भी शहर में रहता है। तो इससे तुम्हारा भी भला हो जाएगा और मेरी भी थोड़ी जिम्मेदारी कम रहेगी। ठीक है काका, अगर ऐसी बात है तो मैं कल से ही उस खेत पर काम करने चला जाऊंगा। विनोद जमींदार को धन्यवाद कहकर वहां से अपने घर के लिए निकल जाता है। विनोद अपने घर पहुंचकर संजना को सारी बात बता देता है। ये तो बहुत अच्छा है, यानी आपकी सारी चिंता ही खत्म हो गई। हाँ संजना, अब मैं काका के खेत पर बहुत मेहनत करूंगा और कोशिश करूंगा कि एक दो और खेत खरीद लूं, क्योंकि भविष्य में ऐसी समस्या आए तो उसके लिए हम तैयार रहे। अगली सुबह विनोद जमींदार के खेत पर काम करने निकलने वाला होता है और सोचता है, काका की जमीन गांव के बाहर है, तो शायद शाम को आते आते देर हो जाए, इसलिए संजना को बोलकर जाता हूँ, संजना जरा यहाँ आना। तो विनोद को बुलाता सुन संजना वहाँ आती है। आपने बुलाया मुझे? हाँ संजना, सुनो, काका का खेत गांव के बाहर है, तो मुझे शाम को घर लौटने में थोड़ी देर भी हो सकती है। तो अगर मुझे देर हो जाए तो तुम और पिंटू खाना खाकर सो जाना। ठीक है, पर अपना ध्यान रखना। और हाँ, 1 मिनट रुकना, मैं आपके खाने का डिब्बा लेकर आती हूँ, वह लेकर ही जाना। फिर क्या था, विनोद अपना खाने का डिब्बा लेकर गांव के बाहर वाली जमीन पर काम करने चल पड़ता है। चलते चलते कुछ समय बाद वह गांव के बाहर वाली जमीन पर पहुंच जाता है। चलो, अब पहुंच गया हूँ तो फटाफट से खेत पर काम करना शुरू कर देता हूँ। विनोद अपनी कुदाल उठाकर खेत पर काम करना शुरू कर देता है। विनोद को अभी काम करते कुछ समय हुआ ही था कि तभी पीछे से एक सांप आकर उसे काट लेता। सांप के काटने के कुछ समय में ही विनोद चक्कर खाकर वहीं गिर जाता है।
यहाँ विनोद सांप के काटने से बेहोश हो चुका था, पर गांव के बाहर होने के कारण उसकी खबर अब तक उसके घर वालों को नहीं चलती है। सुबह से अब रात हो जाती है और संजना विनोद का इंतजार कर रही होती है। माँ को इतने परेशान देख पिंटू पूछता है, क्या हुआ माँ? पिताजी अब तक क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज काम करने जमींदार काका के गांव के बाहर वाली जमीन पर गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उन्हें आते आते देर हो जाएगी, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो गया है। माँ, आप क्यों फिक्र कर रही हो? पिताजी ने जब बोला था कि उन्हें आने में देर होगी तो कुछ सोच समझ कर कहाँ होगा। एक काम कीजिए, आप जाकर सो जाइए। पिंटू की बात सुनकर संजना अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह भी जब संजना देखती है कि विनोद अब तक घर नहीं आया है, तो परेशान होकर वह सीधा जमींदार से मिलने उसके घर की ओर चली जाती है। संजना जमींदार के घर पहुंचकर उनसे विनोद के बारे में पूछने लगती है। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका विनोद कल आपके गांव के बाहर वाले खेत काम करने गए थे, पर अब तक घर नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? विनोद कल गया था और अब तक घर नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात हो जाएगी, पर अब तो रात की सुबह हो गई, पर वो अब तक नहीं आए हैं। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो। मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि विनोद कहाँ है। जमींदार तुरंत अपने घर में काम करने वाले घनश्याम को विनोद को देखने अपने खेत पर भेजता है। कुछ समय के बाद घनश्याम जमींदार के खेत पर पहुंच जाता है और वहां का दृश्य देखकर वह परेशान हो जाता है। यह क्या, विनोद का तो पूरा शरीर नीला पड़ चुका है। मुझे लगता है इसे किसी सांप ने काटा है। मुझे तुरंत जमींदार जी को यह बात बतानी पड़ेगी। घनश्याम वहां से भागते भागते जमींदार के घर के लिए निकल जाता है। घनश्याम जैसे ही जमींदार के घर पहुंचता है, उसके कुछ कहने से पहले ही जमींदार उससे पूछने लगता है। क्या हुआ घनश्याम बेटा, तुम इतना दौड़ते हुए क्यों आए और क्या तुम्हें विनोद मिला? घनश्याम जमींदार को सारी बात बता देता है जो उसने खेत में देखी थी। घनश्याम जब जमींदार को सारी बात बता रहा होता है, तभी वहाँ पास में खड़ी संजना भी सारी बात सुन लेती है और रोने लगती है। घनश्याम, तुम सबसे पहले वैद्य जी को लेकर वहाँ पहुँचो। मैं संजना बेटी को लेकर वहाँ आता हूँ। घनश्याम को वैद्य जी के पास भेजने के बाद जमींदार संजना को समझाने लगता है। संजना बेटी, पहले तो तुम रोना बंद करो और जल्दी से मेरे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारे रोने से विनोद ठीक नहीं होगा। फिर क्या था, जमींदार संजना को लेकर विनोद को देखने उसके खेत के तरफ निकल जाता है और घनश्याम वैद्य जी को लेने दूसरी तरफ निकल जाता है। जमींदार और संजना जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा विनोद बेहोश हालात में खेत में गिरा था और उसका पूरा शरीर नीला पड़ चुका था। संजना विनोद के पास बैठकर रोने लगती है। तभी वहां वैद्य जी आ जाते हैं। वैद्य जी के आते ही संजना वहां से हट जाती है और वैद्य जी विनोद की हालत का जायजा लेने लगते हैं। विनोद की हालत देखिए जमींदार जी, मैं आपको झूठ बोलकर अंधेरे में नहीं रखना चाहता हूँ, पर विनोद की हालत बहुत खराब है। वैसे तो मैंने उसे जहर को काटने वाली औषधि दे दी है, परंतु जहर विनोद के अंदर कुछ ज्यादा समय तक रह गया है, जिस कारण वह प्रगाढ़ बेहोशी के हालत में चला गया है। वैद्य जी, तो अब हम क्या करें? देखिए जमींदार जी, अभी के लिए मैं कुछ दवाइयां दे रहा हूँ, उसे समय समय पर पानी में मिलाकर देना। बाकी तो सब ऊपर वाले के भरोसे हैं। देखो संजना बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुम विनोद की अच्छे से देखभाल करो, देखना वह बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। और तुम्हें अगर किसी भी चीज की कोई भी जरूरत हो तो मुझे जरूर बता देना, और हर महीने मैं तुम्हारे लिए और पिंटू के लिए कुछ पैसे भेजता रहूंगा, पर तुम हिम्मत मत हारना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद काका, आप हम लोगों की बहुत मदद कर रहे हो। जमींदार फिर वहां से संजना को दिलासा देकर चले जाते हैं। जमींदार के जाने के बाद वहां पिंटू आ जाता है और अपने पिता की हालत देखकर संजना से उसका कारण पूछने लगता है। माँ, ये पिताजी को क्या हुआ है? बेटा, तुम्हारे पिताजी को कल खेत में सांप ने काट लिया है, जिस कारण वह बेहोश हो गए हैं। माँ, तो पिताजी होश में कब आएंगे? बेटा, वैद्य जी ने कुछ दवाइयाँ दी हैं और उन्हें समय समय पर पिलाने कहा है। उन्होंने बोला कि उन दवाइयों से वह बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे, पर माँ, पिताजी की ऐसी हालत है तो अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? बेटा, तुम उसकी चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं माँ, आप क्या क्या करोगी? आप पिताजी का ध्यान रखो,
कि आप घर संभालो, कि घर का खर्च देखोगी। माँ, आप बस पिताजी का और घर का ध्यान रखो। मैं अब खेत पर काम करके घर का खर्च चलाऊंगा। नहीं बेटा, तुमको काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सब संभाल लूंगी। तुम बस अपने पढ़ाई का ध्यान रखो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम बहुत बड़े अफसर बनो और मैं तुम्हें वह बनाकर रहूंगी, भले उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। फिर संजना पिंटू को वहाँ से पढ़ने भेज देती है। मुझे अब कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं अब विनोद का ठीक होने का इंतज़ार तो नहीं कर सकती हूँ। मुझे अब खुद जाकर खेती करनी होगी और हो सके तो कोई और काम भी देखना होगा। अगली सुबह संजना सीधे जमींदार से मिलने पहुंच जाती है। काका, विनोद की तबीयत फिलहाल तो वैसी ही है और मुझे आपकी एक मदद चाहिए थी, इसीलिए मैं आपसे मिलने चली आई। हाँ बोलो ना बेटी, मैं तुम्हारी किस प्रकार मदद कर सकता हूँ? काका, मैं चाहती हूँ कि जो जमीन आपने विनोद को दी थी काम करने के लिए, आप मुझे उस पर काम करने की इजाजत दे दी, ताकि मैं उस पर काम करके अपने घर का खर्च और पिंटू की पढ़ाई करा सकूं। बेटी, पर तुम्हें वहाँ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हूं ना, मैं तुम्हारे घर के लिए जो भी खर्च लगेगा हर महीने भेज दिया करूंगा। नहीं काका, आपने अब तक हमारी बहुत मदद की है। अब आप बस मुझे आपके खेत में काम करने की इजाजत दे दीजिए। मैं अब खुद काम करके अपना घर चलाऊंगी। जमींदार संजना को बहुत समझाने की कोशिश करता है, पर संजना जमींदार की बात मानने तैयार नहीं थी। आखिर में संजना की बातें सुनने के बाद जमींदार सोचने लगता है। मुझे लगता है संजना मेरी बात नहीं मानेगी, पर अगर वह काम करने इतने दूर जाएगी तो वह विनोद का ध्यान नहीं रख पाएगी। एक काम करता हूँ, मैं संजना को मेरी गांव के अंदर वाली जमीन पर काम करने के लिए कह देता हूँ, ताकि वह खेतों पर काम भी कर सके और अपने घर का ध्यान भी रख सके। ठीक है संजना बेटी, मैं तुम्हें अपने खेत पर काम करने की इजाजत तो दे सकता हूँ, पर तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। हाँ काका, बोलिए ना। बेटी, तुम्हें मेरे गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे पास तुम्हारे घर के नजदीक भी एक खेत है, तुम वहां काम कर सकती हो, ताकि तुम अपने घर का और विनोद का दोनों को ख्याल रख पाओगी। काका, यह तो और भी अच्छा रहेगा, इससे तो मेरी बहुत मदद हो जाएगी। बेटी, पर एक छोटी सी समस्या है, वो खेत बाहर वाले खेत से थोड़ा छोटा है। हाँ तो कोई बात नहीं है काका, वह खेत मेरे घर से नजदीक है, वही बहुत बड़ी बात है। मैं खेत में काम करने के साथ साथ दूसरे के घर का काम भी करना शुरू कर दूंगी, ताकि उन पैसों से मैं पिंटू की पढ़ाई का खर्च निकाल सकूं। बेटी, पर तुम्हें इतना काम करने की क्या जरूरत है? काका, मुझे काम करना ही होगा। जमींदार संजना के संकल्प और साहस से भावुक हो जाते हैं। ठीक है बेटी, तुम्हारी मेहनत देखकर मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जरूर सफल होगी। मैं तुम्हारी हर संभव मदद करूं। तुम कड़ी मेहनत करो, भगवान भी तुम्हारे साथ हैं। संजना ने जमींदार के गांव के अंदर वाले खेत पर काम करना शुरू कर दिया। वह सुबह खेत पर काम करती और दोपहर के बाद गांव के घरों में सफाई और खाना बनाने जैसे छोटे मोटे काम करने जाती। धीरे धीरे संजना की मेहनत रंग लाने लगी। खेत में अच्छी फसल हुई, जिससे उसका घर चलने लगा, और जो पैसे वह दूसरों के घरों में काम करके कमाती थी, वह पिंटू की पढ़ाई में खर्च करने लगी। बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम मन लगाकर पढ़ाई करो। तुम्हारे पिताजी का सपना है कि तुम अफसर बनो। मैं तुम्हारे लिए हर मुश्किल को पार कर लूंगी। माँ, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। एक दिन मैं पिताजी का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। संजना की मेहनत और त्याग से गांव के लोग भी प्रेरणा लेने लगे। उन्होंने देखा कि कैसे एक माँ अब अपने परिवार के लिए हर कठिनाई का सामना कर रही है। इसी बीच विनोद की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी। वैद्य जी की दवाओं और संजना की देखभाल ने जहर का असर कम कर दिया। एक दिन अचानक विनोद को होश आ गया। विनोद को होश में आते देख संजना बहुत खुश हो गई। ओ, तुम्हें होश आ गया। भगवान ने मेरी मेहनत और दुआएं सुन ली। संजना, मैंने तुम्हें और पिंटू को बहुत परेशान किया। नहीं विनोद, तुम हमारी ताकत हो। जब तक तुम ठीक हो रहे थे, मैंने हर जिम्मेदारी संभाली और देखो अब सब कुछ ठीक हो रहा है। विनोद धीरे धीरे पूरी तरह ठीक हो गया। उसने संजना की मेहनत और त्याग देखकर प्रण लिया कि अब वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर परिवार को आगे बढ़ाएगा। पिंटू की पढ़ाई भी सफलतापूर्वक चलती रही और कुछ सालों बाद वह एक बड़ा अफसर बन गया। माँ, पिताजी, मैं आज जो कुछ भी हूँ वह आपकी मेहनत और त्याग के कारण हूँ। नहीं बेटा, यह सब तुम्हारी माँ का बलिदान है।
उसने हमारे परिवार को बचाने के लिए हर मुश्किल का सामना किया। संजना का त्याग और विनोद का साथ दोनों ने मिलकर एक नई मिसाल कायम की। गांव वाले अब भी उनकी इस कहानी को आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। इस तरह माँ का त्याग की यह कहानी हमें सिखाती है कि एक माँ का समर्पण किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और परिवार को जोड़ कर रखता है। दोस्तों, तो इस तरह की और शानदार और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें।